हाँ बेटा, सबसे पहले सभी बच्चों से सुप्रभात। और आज अपने इस वीडियो में कक्षा 12 में हिंदी साहित्य आपका जो विषय है, इस विषय की जो तीसरी इकाई है, और तीसरी इकाई में जो आपकी पाठ्य पुस्तक है सरयू, सरयू का जो गद्य भाग है, गद्य भाग का पहला पाठ गुल्ली डंडा। पहला पाठ का नाम है, गद्य भाग के अंदर है गुल्ली डंडा। यह कहानी है बेटा, और इस कहानी के रचनाकार है मुंशी प्रेमचंद। तो इससे पूर्व की वीडियो में मैंने आपको जो तीसरी इकाई है उसकी प्रक्रिया किस तरह से, उसके अंदर किस प्रकार से हमें पाठ्यक्रम को पूरा करना है, हमारा पाठ्यक्रम किस तरह का है, और प्रश्न से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को कैसे हल करना है, वो सारी जानकारी आपको दी थी। इसके साथ साथ लेखक का परिचय, मुंशी प्रेमचंद का परिचय पूर्व की वीडियो में दिया था, और उस परिचय के अंदर मैंने उनका जो व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व के बारे में जानकारी दी। लेकिन परिचय के अंदर व्यक्तित्व के साथ साथ रचनाकार का जो रचनात्मक पक्ष होता है, व्यक्तित्व जो पक्ष होता है, उस पर भी चर्चा करनी जरूरी होती है, उस पर भी बातचीत होनी चाहिए। तो अपने अब इस वीडियो के अंदर मुंशी प्रेमचंद का यानी जो लेखक का परिचय है, वो परिचय आधा हुआ है, और शेष है उसका जो रचनात्मक पक्ष है, उस पर अब अपने चर्चा करें। तो मेरा सभी बच्चों से आग्रह रहेगा कि वो अपनी कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की तीसरी इकाई में जो सरयू पाठ्य पुस्तक है, उस सरयू पाठ्य पुस्तक के गद्य पक्ष यानी गद्य भाग का जो प्रथम पाठ है, प्रथम अध्याय है गुल्ली डंडा, उसका लेखक परिचय निकाल कर ले में, और जैसा मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, उसी के अनुरूप आप उसको समझने का प्रयास करें। चलिए बेटा, पहले इनका व्यक्तित्व हो चुका है, अब इनका रचनात्मक जो पक्ष है उस पर बात करते हैं। मुंशी प्रेमचंद, मैंने पूर्व में भी आपको बता दिया बेटा कि ये कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में सम्राट थे बेटा। इनको उपन्यास और कहानियों का सम्राट कहा जाता है। लगभग इन्होंने, ये भी कहानी है, कहानियों की अगर बात करें तो लगभग इन्होंने अपने कार्यकाल में 301 कहानियां लिखी। कितनी कहानियां? 301। मुंशी प्रेमचंद ने अपने कार्यकाल में लगभग 301 कहानियां लिखी थी बेटा। पहली कहानी इनकी कौन सी है, इसको लेकर के विद्वानों में मतभेद है। यानी पहले कहानी मुंशी प्रेमचंद की कौन सी लिखी गई, इसको लेकर के और विद्वानों के अंदर एक मत नहीं है, उनमें मतभेद है। कुछ विद्वान संसार का अनमोल रत्न, संसार का अनमोल रत्न, इसको कुछ विद्वान, सारे नहीं, कुछ एक विद्वान है जो संसार का अनमोल रत्न है, इसको मुंशी प्रेमचंद की प्रथम कहानी मानते हैं। तो कुछ विद्वान अलग राय देते हैं। वो कहते हैं कि जो पंच परमेश्वर है वो मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानी है, इसको पंच परमेश्वर। अलग अलग पहले कहानी को लेकर के विद्वानों में मतभेद है, विचारों के अंदर समानता नहीं है। इसके बाद में मुंशी प्रेमचंद का पहला जो कहानी संग्रह था, जिसका नाम था सोजे वतन, पहला ये प्रेमचंद का ही है बेटा, पहला कहानी संग्रह सोजे वतन, ये इनका पहला कहानी संग्रह था जो 1908 में प्रकाशित हुआ। सोजे वतन के प्रकाशन का जो समय है
वो 1908 माना गया है। मुंशी प्रेमचंद के जीवन काल के कुल 9 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। के 9 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। कुल कितने कहानी संग्रह? याद रखना बेटा, 9 कहानी संग्रह। पहला सप्तसुरोध, ये पाठ्य पुस्तक में दे रखे हैं बेटा, देख सकते हो आप, सप्तसुरोध। उसके बाद में आपको दूसरा मिलेगा नवनिधि, दूसरा है नवनिधि। तीसरा प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पच्चीसी, तीसरा प्रेम पूर्णिमा, चौथा प्रेम पच्चीसी। आगे फिर आपको प्रेम प्रतिमा, पांचवा प्रेम प्रतिमा, छठा प्रेम द्वादशी, फिर आगे सातवां समर यात्रा, प्रेम पच्चीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा, सातवां समर यात्रा, आठवां मानसरोवर। और इसके भी भाग 1 और 2 है। मानसरोवर के भाग 1 और भाग 2 है इसके। मानसरोवर के कितने हैं? 8 नंबर में मानसरोवर है, इसके भाग 1 और 2 और 9वां कफन। तो इस तरह से 9 कहानी संग्रह प्रेमचंद के प्रकाशित हुए। कफन जो थी वो मुंशी प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी। इसके बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद इनकी कहानियां मानसरोवर शीर्षक, मानसरोवर समस्त कहानियां मृत्यु होने के पश्चात इनकी सारी जितनी भी कहानियां थी वो मानसरोवर शीर्षक के नाम से 8 खंडों के अंदर प्रकाशित हुई। कितने खंडों में? 8 खंडों में प्रकाशित हुई। इसके बाद प्रेमचंद की कहानियों के विकास क्रम को 3 काल खंडों में बांटा गया। तीन खंडों में खंड काल प्रेमचंद की कहानियों की जो विकास का क्रम है, विकास का जो दौर रहा है, उसको 3 काल खंडों के अंदर बांटा गया है बेटा। पहला है 1916 से 1920, पहला है 1916 से 1920 और दूसरा है 1920 से 1930 और तीसरा है 1930 से 1936 तक का। तीसरा 1930 से 1936 तक का। इसके बाद में छायावाद का समय शुरू हो जाता है।
ये था इनका रचनात्मक पक्ष बेटा। और रचनात्मक पक्ष के साथ में न केवल इन्होंने साहित्य की विधाओं का विकास किया, इसके अलावा इन्होंने पत्र पत्रिकाओं में भी प्रकाशन, संपादन और उनका प्रारंभ भी किया है। पत्र पत्रिकाओं की यदि बात करें, मुंशी प्रेमचंद की जो पत्र पत्रिकाएं हैं उनकी यदि हम बात करें तो 1922 में माधुरी पत्रिका का संपादन किया। उन्नीस सौ 22 के अंदर माधुरी पत्रिका का संपादन किया। 1930 के अंदर हंस पत्रिका का प्रकाशन, प्रारंभ और संपादन। इसके अलावा 1932 में जागरण साप्ताहिक का भी संपादन किया। 1932 में जागरण जो साप्ताहिक पत्रिका थी उसका संपादन किया। पत्र पत्रिकाओं के बाद में इनके उपन्यासों की चर्चा करते हैं। उपन्यासों के बारे में बात करते हैं क्योंकि इनको उपन्यास और कहानियों का सम्राट माना जाता है। कहानियों का जिक्र हो गया है, इसके बाद में उपन्यासों की बात करते हैं। ये आपकी पाठ्य पुस्तक में दे रखे हैं बेटा, ध्यान दीजिए। लगभग इनके 15 उपन्यास माने गए हैं। जो सबसे ज्यादा चर्चित रहे हैं, चर्चा के अंदर रहे हैं, वो इनके 15 उपन्यास हैं। वरदान 1921 में, वरदान 1921 ईस्वी में। इसके बाद में रंगभूमि 1925 में, वरदान, रंगभूमि, रंगभूमि के बाद में रूठी रानी, सेवा सदन, रूठी रानी, सेवा सदन, ये 1907 में, ये 1918 में। सेवा सदन 1918 में। प्रेमाश्रम, प्रेमाश्रम ये उपन्यास है बेटा, ध्यान रखना, 1921 में। और फिर उसके बाद में प्रेमाश्रम के बाद में कायाकल्प 1926 में। कायाकल्प के बाद में निर्मला 1927 में। निर्मला के बाद में गबन 1931 में। गबन के बाद में क्रमभूमि 1932 में। क्रमभूमि के बाद में गोदान 1936 में। गोदान के बाद में मंगलसूत्र 1948 में।
देखिए बेटा, जो अंतिम इनका उपन्यास था मंगलसूत्र, ये लिख रहे थे, बीमार हो गए, लंबे समय तक मुंशी प्रेमचंद बीमार रहे, जिस कारण ये मंगलसूत्र इनका उपन्यास पूरा नहीं हो पाया। फिर इस उपन्यास को पूरा करने का जो काम था वो इनके पुत्र अमृत राय ने अपने पिता के अधूरे पड़े कार्य को पूरा किया, यानी अमृत राय ने इस उपन्यास को पूरा किया। तो इस तरह से बेटा ये था हमारा अब तक का मुंशी प्रेमचंद का, जो गुल्ली डंडा कहानी के रचनाकार है, इनका लेखक का परिचय, जिसमें उनका व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों पक्ष आ गए। अब अपने चलते हैं आगे, जो कहानी है गुल्ली डंडा, उस गुल्ली डंडा कहानी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले व्यक्तित्व कृतित्व हो गया, अब इसके बाद में हम इसके उद्देश्य को लेकर के चर्चा करते हैं। देखिए बेटा, कोई भी रचनाकार होता है, जब वो अपनी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई रचना साहित्य जगत में लेकर के आता है, तो उस रचना के पीछे उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। ये जो कहानी है, ये बड़े कौशल से इस सच्चाई को चरितार्थ करती है कि व्यक्ति के लिए पद और प्रतिष्ठा जो होती है, ये गुल्ली डंडा जो कहानी है बड़े कौशल से इस सच्चाई को चरितार्थ करती है, प्रकट करती है, स्पष्ट करती है कि पद और प्रतिष्ठा दोनों समाज में लोगों के बीच या व्यक्ति व्यक्ति के बीच स्वाभाविक जो संबंध होते हैं उनको खत्म कर देती है। पद और प्रतिष्ठा दोनों चीज, जब तक देखिए बेटा, मैं एक आपको उदाहरण देता हूं। दो प्रकार के आदमी होते हैं समाज में, एक आम आदमी और दूसरा खास आदमी। आम, हम सब आम हैं। खास, जो हम सबसे अलग हट करके है, चाहे उसके अंदर गुण हो किसी भी प्रकार के, चाहे वो सामाजिक गुण हो, राजनीतिक गुण हो, धार्मिक गुण हो, शैक्षणिक गुण हो, सांस्कृतिक गुण हो, कोई कला हो, कोई साहित्य के गुण हो, खेलकूद हो, गाने बजाने का हो, राजनीति के दाव पे चलने की बात हो, समाज सेवा का काम हो, पढ़ने लिखने का काम हो, हंसी मजाक करने का काम हो, कोई चित्रकला आदि का काम हो, दस्तकारी का काम हो, हाथ का काम हो, कोई भी हो, बट वो आम आदमी से हट करके अलग है, उसकी पहचान अलग होगी। लेकिन इतना तय है। अच्छा, जब ये आदमी के पास होते हैं तब उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, उनका महत्व अलग होता है। फिर ये पद और प्रतिष्ठा पा करके वे व्यक्ति, वे लोग अपने आप को सामान्य आदमी से अलग समझते, यानी अपने आप को ऊंच समझते, श्रेष्ठ मानते, और सामान्य आदमी को वो निम्न मानते, उनको हाई दृष्टि से देखते हैं। आम आदमी जो होता है, आम लोग समाज के अंदर होते हैं, उनमें आपस में स्वाभाविक संबंध जुड़े होते हैं, यानी स्वाभाविकता होती है, कृत्रिमता नहीं होती है। लेकिन जब पद और प्रतिष्ठा पाकर के आदमी सामान्य आदमी से अपने आप को अलग कर लेता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर, इस दशा के अंदर, वो अपने आप को अलग समझने लगता है कि मैं इन सबसे अलग हूं, मैं इन सबसे ऊंचा हूं। तो ये पद और प्रतिष्ठा है, ये समाज के अंदर स्वाभाविक संबंधों को क्या करती है, खत्म कर देती है। इस कहानी का रचनाकार यानी कथानायक और गया, एक पात्र और है, गया नाम का पात्र है। दोनों बचपन के मित्र हैं, छोटे छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, साथ खेलते हैं, कूदते हैं, बाल सखा, जिनको बाल सखा, बचपन के बाल सखा है। अब बच्चे जो होते हैं, कहते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे। क्यों होते हैं बच्चे मन के सच्चे? क्योंकि उनके मन में हमारी तरह बुरे विकार नहीं होते, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा उनमें नहीं होता है, स्वार्थ नहीं होता है। उनका मन निर्मल होता है, पवित्र होता है, उज्जवल होता है। वो बिना किसी भेदभाव के एक साथ दूसरे के साथ घूमते हैं, फिरते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपनी मौज मस्ती के अंदर।
छोटे बड़े, ऊंच नीच, काले गोरे आदि को लेकर किसी भी प्रकार का कोई अंतर उनके अंदर नहीं होता। कभी तो कहते हैं बच्चों के मन में, बच्चों के अंदर भगवान है। भगवान का निवास वही होता है जहां मन पवित्र होता है, निर्मल होता है, उज्जवल होता है, पवित्र होता है, स्वच्छ होता है, वहां ईश्वर का निवास होता है। ये सच्चाई है बेटा। भाई हमारे जहां देवता रहते हैं, जहां उनके बैठने की जगह है, देवालय है, उस जगह को हम निर्मल रखते हैं, पवित्र रखते हैं, साफ रखते हैं। वही बात व्यक्ति के लिए। अरे आत्मा है वो किसका अंश है? परमात्मा का अंश है, और परमात्मा का वास वहां होगा जहां गंदगी नहीं होगी। तो बच्चों के मन में किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होती, उनका मन निर्मल, उज्जवल, पवित्र, स्वच्छ होता है। तो भाविक है ईश्वर अपनी निर्मल जगह पवित्र स्थान पर बैठेगा, वहां आएगा। तो दोनों बाल्य अवस्था में बिना किसी भेदभाव के गुल्ली डंडा ग्रामीण खेल है बेटा, एक ध्यान देना। गुल्ली डंडा आज वाली पीढ़ी के अंदर बहुत कम देखने को मिलता है। पहले ये गांवों के अंदर आम बात हुआ करती थी, गुल्ली डंडा खेलते थे। गुल्ली लकड़ी की इतनी सी गुल्ली बनी होती है, उसको छिल करके या बढ़ई से उसको तैयार करवा लिया जाता है। इतनी लंबी, दोनों साइडें उसकी, दोनों जो दिशा होती है वो पतली होती है, बीच में से थोड़ी मोटी। गुल्ली डंडा इतना सा लकड़ी का डंडा होता है, जमीन पर टिकी होती है, बीच में से मोटी होती है, दोनों साइडें उसकी ऊंची होती है। एक साइड पर डंडा मारा जाता है, गुल्ली उछलती है, उछलते ही नीचे से फिर डंडे से प्रहार किया जाता है और उसको दूर फेंक दिया जाता है। जैसे क्रिकेट की बॉल जाती है, आगे खिलाड़ी मैदान पर खड़ा होता है, वो उसको पकड़ लेता है, कैच कर लेता है, वो आउट माना है। वही विधि, वही तरीका गुल्ली डंडे के अंदर हुआ। गुच्ची होती है, गुच्ची जमीन के अंदर छोटा सा खड्डा बना लिया जाता है, उसके ऊपर गुल्ली को रख दिया जाता है, नीचे डंडा लगा करके वो खिलाड़ी होता है, वो इस तरह से उसको उछालता है, फेंकता है दूर। पिदाना, पिदाना कहते हैं, भागते हैं, देख करके आते हैं बेटे। इसकी ये खेल से, इसी खेल से जुड़ा हुआ एक शब्द है पिदाना। बेटा पिदाया जाता है, उसको भगाया जाता है, वो उसको लाने के लिए उसके पीछे जाता है, वो फेंकता है, उस पर निशाना लगाता है। तो ये पहले ग्रामीण खेल हुआ करता था, गुल्ली डंडा। बच्चे आपस के अंदर मिलजुल करके खेलते थे बिना किसी भेदभाव के। अब गया है, वो गरीब है और कथा नायक है। कथा नायक के जो पिता है वो थानेदार है, इंस्पेक्टर है, भाई वो थानेदार का लड़का है। होता क्या है, बच्चे छोटी छोटी बातों को लेकर के आपस में लड़ते झगड़ते ही रहते, लेकिन थोड़ी देर के लिए। उसके बाद में वो उनके मन में खेल को लेकर के जो मन मुटाव होता है वो थोड़ी देर ही रहता है, फिर वो दूर हो जाता है। बाद में फिर वो आपस के अंदर घुल मिल जाते हैं। तो दाव पेंच देने के विवाद में लेखक या कथा नायक जो है बेटा, वो गया के हाथों से उसकी पिटाई हो जाती है, पिट जाता है। आज अगर पिटाई एक दूसरे हो जाए तो घर वाले डांगे निकाल लेते हैं, लेकिन वहां ऐसा नहीं हुआ। कथा नायक ने गया की शिकायत नहीं की बेटा। 20 साल बाद समय निकल जाता है, उसके पिता का इंस्पेक्टर का ट्रांसफर हो जाता है, तबादला हो जाता है, उन्हें अंतर जाना पड़ता है, वहां जाकर के पढ़ाई लिखाई करता है, पढ़ लिख करके, और वो इंजीनियर बन जाता है। और 20 साल बाद कथा नायक इंजीनियर बनकर के उसी गांव में लौटता है बेटा, जहां उसका बचपन बीता था, जहां खेल कूद करके वो बड़ा हुआ था, जहां उसके मित्र थे, सखा, बाल सखा थे, गांव की गलियां थी, चौराहे थे, वो गांव की पेड़ थे, वृक्ष थे, जिनके ऊपर वो खेलते थे, झुरमुटों के बीच के अंदर वो रहते थे। उन सबको देख करके उसकी स्मृति है वो ताजा हो जाती है। एक तरह से बचपन जो होता है वो उसकी आंखों के अंदर नृत्य करने लग जाता है, साकार हो जाता है। उस समय का जो दृश्य है वो उसके मानस पटल पर प्रतिबिंबित हो जाता है, दिखाई देता है, उसको भाव विभोर हो जाता है वो उसको देखकर। तो गांव में लौटता है, वहां बचपन की याद ताजा करने के लिए वो अपने बाल सखा मित्र गया से मिलता है, उसके साथ मिल करके और गुल्ली डंडा खेल है वो खेलना शुरू कर देता है, यानी गुल्ली डंडा खेलता है, खेलना चाहता है, यूं कहीं उसे बहुत आग्रह किया जाता है गया से, और आग्रह
करने के बाद गया उसके साथ खेलने के लिए तैयार होता है। लेकिन देखिए बेटा, जो खेल के अंदर स्वाभाविकता बचपन में थी, क्योंकि अब तो वो बड़े हो गई हैं बेटा, जवान हो गई हैं, 4-5 साल के, 6 साल के, 7 साल के थे तब तो वो खेलते थे। अब 20 साल बाद 25 साल से ऊपर के हैं वो, तो अब वो बचपन वाली बात नहीं है, क्योंकि उस समय स्वाभाविकता थी। अब स्वाभाविकता की जगह कृत्रिमता आ गई है, बनावटीपन आ गया, बचपन वाली बात नहीं है। यानी बचपन वाली बात जो है वो अब कथा नायक में नजर नहीं आती। अब यहां चिंतन मनन कौन करता है कि वो स्वाभाविकता, वो बचपन वाली बात है, वो अभी इस समय हम दोनों के बीच में क्यों नहीं उभर रही है, वो कहां चली गई है। तो चिंतन करने के बाद में विचार आता है, उसे पता चलता है, एहसास होता है कि अब वो अवसर बन गया, और यही अवसरी, यही जो अवसरी है वो उन दोनों के बीच में क्या बन गई है, दीवार बन गई। स्वाभाविकता खत्म हो गई है। तो लेखक इसके द्वारा यह बताना चाहता है कि देखिए बेटा, इस कहानी के द्वारा आज धीरे धीरे हम हमारे जो भारतीय खेल हैं, देखिए बेटा भारतीय खेलों की बहुत बड़ी विशेषता है। सबसे पहली बात मनोरंजन, मनोरंजन के साथ स्वास्थ्य को लाभ, और स्वास्थ्य के लाभ के साथ साथ तीसरी बात सुरक्षित भी है, खतरनाक नहीं है। और पश्चिम के जो खेल है स्वास्थ्य वर्धक कम, मनोरंजन कम, और खतरनाक यानी जोखिम उनके अंदर ज्यादा रहता है। आप सब आजकल क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट के बहुत दीवाने हो, लेकिन क्रिकेट जो है जोखिम भरा है। हम आज पश्चिम की कोई भी चीज है, यूरोपीय राष्ट्रों की कोई चीज है, संस्कृति में तो हम लगभग रंग चुके हैं, या यूं के पश्चिम वालों का अंधा अनुकरण कर रहे हैं बेटा, उनके जीवन का, उनकी दिनचर्या का पूरी तरह से हमें अंधा अनुकरण है। ठीक है बेटा, समय प्रकृति का परिवर्तन है, वो प्रकृति का अटल विधान है, बदलाव आता है, लेकिन उस बदलाव का मतलब ये नहीं है कि हमारा जो कुछ सनातन काल से चला रहा है उसको हम त्याग देवें और बिना सोचे समझे पश्चिम वाला जो कुछ भी है उसको क्या कर लेवें, अपना लेवें। नहीं, ये सही नहीं है, ये न्यायोचित बात नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि पश्चिम का है वो सारा कुछ सही है, उसमें भी तो कमी है। अगर हमारे में कमी है तो उनमें भी तो कमी है। हाँ, ये सही है कि जो उपयुक्त है, जो अनुकूल है, जो उचित है उसको अपना लो, और जो सही नहीं है, वो उचित नहीं है, उसको त्याग दो। तो पश्चिम की बात का एक तरह से उनके विचारों का, उनकी कार्य प्रणाली का, उनकी संस्कृति का, उनके जीवन का हम अंधानुकरण करने लगे, चाहे वो हमारे लिए कितना ही नुकसानदायक क्यों न हो। हम इस पर सोचते नहीं, बिना सोचे समझे उसको जीवन में अपना। ये स्थिति हमारे लिए एक तरह से दिमागी दिवालियेपन का परिचायक है। ये जो स्थिति हमारी बन रही है कि बिना सोचे समझे हम पश्चिम का अंधानुकरण जो कर रहे हैं, ये हमारे दिमागी दिवालियेपन का परिचायक है। इस प्रकार की नकल देशवासियों के लिए महंगी पड़ती जा रही है। क्यों? पश्चिम की जो संस्कृति है, पश्चिम का जो जीवन है, पश्चिम की जो चीजें हैं, वो सारी मिलकर के व्यक्ति के जीवन को भौतिक बनाती है। और भौतिकता जो होती है बेटा, भौतिकता के अंदर सुख कम, दुख ज्यादा, क्योंकि भौतिकता की अवधि क्षणिक होती है, लंबी नहीं होती। हमारा जीवन, हमारे साधन, हमारी चीजें सनातन है, शाश्वत है। सुख मिलता है, आराम मिलता है, सुविधा मिलती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय लगता है। लेकिन समय लगने के बाद में वो सारी चीजें हमेशा के लिए शाश्वत हो जाती है, हमेशा के लिए वो सुखदायी बन जाती है। जो कुछ भी हम पश्चिम का अपना रहे हैं, यह सब कुछ देश की परिस्थिति और जो संस्कार है उनके अनुकूल नहीं है। हम हमारे संस्कार है, हमारी संस्कृति है, उसको भूलते जा रहे हैं। राष्ट्र कवि मोहम्मद इकबाल ने संस्कृति को लेकर एक बात कही थी बेटा, उनकी रचना है
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान है हमारा। आगे उसमें पंक्ति आती है, रोम मिस्र यूनान मिट गए इस जहां से, अब तक है बाकी नामो निशान हमारा। मोहम्मद इकबाल की कही हुई ये पंक्तियां। रोम मिस्र यूनान, रोम की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, यूनान की सभ्यता जो मिट चुकी है संसार से, उनका नामो निशान खत्म हो चुका है, अब तक है बाकी नामो निशान हमारा। अरे हमारी सभ्यता और संस्कृति है, वो अभी तक जीवित है, मरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो संस्कृतियां हैं उनके ऊपर भौतिकवाद का प्रभाव है, और हमारी जो संस्कृति है इसके ऊपर भौतिकवाद का प्रभाव नहीं है, इस पर अध्यात्म का प्रभाव है। और जहां अध्यात्म होता है वहां शाश्वतता होती है, और जहां शाश्वत है वहां अजर अमर है। क्योंकि हमारी जो संस्कृति है इसमें आध्यात्मिकता है, इसमें देवों की भूमिका, धर्म को इसके अंदर स्थान दिया जाता है, ये पूजनीय है, ये माननीय है, ये स्वीकार्य है। तो इस प्रकार से देश की परिस्थिति और संस्कारों के ये अनुकूल नहीं है, इसलिए हमें स्वदेशी वस्तुओं, स्वदेशी विचारों, स्वदेशी संस्कारों आदि को अपनाने में गर्व अनुभव करना चाहिए। हम विदेशी चीजों को, विदेशी कपड़े पहन करके विदेशों की तरह साज सज्जा करके अपने आप को बड़े गौरवान्वित महसूस करते नहीं बेटा, इसमें हम हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, उन सबको हम भूल के जा रहे हैं, अपने को भूल रही हैं। गैर को अपना करके उसमें गर्व अनुभव करें, ये उचित नहीं। बिना सोचे समझे विदेशी वस्तु को अच्छा और स्वदेशी को बुरा मान लेना ये ठीक नहीं। इस तरह से ये है बेटा इस कहानी का उद्देश्य। आगे अब अपने पाठ पर चर्चा करेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।